क्या कर रहे थे हम? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स मेजर हेडिंग, उसके अंदर सब हेड्स शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर कैपिटल डन, नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस। ध्यान से देखना, शेयर होल्डर्स फंड्स में सेकंड सब हेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब हेड, क्योंकि बहुत सारे नए नाम सुनने को आपको मिलेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स हम क्रिएट करते हैं, सरप्लस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, जैसे होता है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्रेडिट बैलेंस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, डेबिट बैलेंस अक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है, ध्यान से देखना। Reserves and surplus is shown as a single amount on the face of the balance sheet, on the face of the balance sheet against reserves and surplus under shareholders funds. फेस पे सिंगल अमाउंट आएगा, बट उसके अंदर क्या क्या आ रहा है वो नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। Detail of reserves and surplus is shown in the notes to accounts on reserves and surplus, giving opening balance, additions and deductions and closing balance for each item। किस साल ये रिजर्व, जब साल स्टार्ट हुआ तो ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतनी एडिशंस, इतनी डिडक्शंस और ये क्लोजिंग बैलेंस था। ध्यान से देखना हमारे काम की बात, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स। कह रहे और भी कोई अगर किसी भी नाम से रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, टैक्स रिजर्व, और लास्ट में आता है सरप्लस। सरप्लस और कुछ नहीं है, आपका बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब इसमें से काफी सारे रिजर्व्स हम पहली बार सुन रहे हैं, तो एक एक करके सबका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। मीनिंग अंडरस्टैंड करने से पहले हमें जो इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है कि रिजर्व्स के एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए, कहां शो करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस व्हिच कम्स अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स। कुछ और एग्जांपल्स जो हमें पता होने चाहिए। ओके ओके ओके, ये रहे। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट अलाउज कंपनीज टू हैव रिजर्व्स अदर देन दोज एट सीरियल नंबर 1 to 6। 1 to 6 के अलावा जो अदर रिजर्व्स आए वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व। अगर टैक्स रिजर्व हो तो वो भी इसी अदर रिजर्व्स में ही आता है, टैक्स रिजर्व। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक सेपरेट अकाउंट है, टैक्स रिजर्व एक सेपरेट अकाउंट है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक सेपरेट अकाउंट है, टैक्स रिजर्व तो वो रिजर्व्स में आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो प्रोविजंस में आएगा। तो अपार्ट फ्रॉम दीज हेड्स, सब हेड्स, आइटम्स कमिंग अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व और टैक्स रिजर्व, ये भी इसी के ही अंदर आते हैं। किसके अंदर? रिजर्व्स एंड सरप्लस। इससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन और क्या पता होनी चाहिए, ध्यान से देखना, आराम से एक एक करके इनका मीनिंग आपके लिए सारे नए हैं। मीनिंग लिखने को एग्जाम में नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो आपके लिए इजी होगा एग्जाम में रिटेन करना कि कौन सी चीज कहां आ रही है। व्हाट इज अ कैपिटल रिजर्व? अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज नोन एज अ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी से, बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट हो रहा है। कैपिटल इरेगुलर नेचर की एक्टिविटी से कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर and is not available for distribution to the shareholders as dividend. It cannot be used. Capital profit, ये objective type के लिए बड़ा interesting question है। Capital reserves, they cannot be used to give dividends, to distribute the money as dividends. Examples of capital profit, which from which capital reserve can be created are
profit on sale of fixed assets, profit on sale of investments, profit on reissue of forfeited shares. ध्यान से देखना, ये इंटरेस्टिंग है, आपके कंपनी अकाउंट्स में भी आएगा. मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि फोरफीटेड शेयर्स क्या होते हैं. फोरफीटेड शेयर्स होते हैं, कुछ लोग पैसे नहीं दे पाए पूरे, तो एरियर्स थे, कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि उनके शेयर्स वो कैंसिल कर दे, फोरफीट कर दे. तो जितना भी उन्होंने पैसा दिया है वो कंपनी अपने पास रख देती है. तो जो पैसा फोरफीट हुआ वो आपका प्रॉफिट नहीं, वो आपकी लायबिलिटी होती है. क्यों? वो कैपिटल में ऐड हो रही है ना, तभी तो कैपिटल आपकी लायबिलिटी बढ़ा रहा है. क्योंकि वो पैसा जो फोरफीट हुआ है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी यूज कर सकते हो. दैट मनी कैन बी यूज्ड टू गिव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू. किसी ने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, उसने 60 रुपीज दे दिए, 40 रुपीज नहीं दे पाया, मैंने उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए. तो जो उसने 60 रुपीज दिए थे, क्या मैं उसे वापस करूंगा या अपने पास रखूंगा? बोलो. वापस कर दूंगा कि बेटा कोई बात नहीं, आप नहीं दे पाए, ये लो पकड़ो अपने 60 रुपीज वापस. सर रख लेंगे अपने पास. हम अपने पास रख लेंगे, कोई पैसा वापस नहीं होता. अब मैंने 60 रुपीज अपने पास रख लिए, क्या ये 60 रुपीज मेरा प्रॉफिट है? नो सर. गुड. नो, अभी मेरा प्रॉफिट नहीं है, अभी मेरे लिए एक लायबिलिटी है. क्योंकि हो सकता है मुझे डिस्काउंट देना पड़े एट द टाइम ऑफ री इशू, लेकिन मैं री इशू के टाइम कुछ डिस्काउंट देता हूं, कुछ नहीं देता. उसके री इशू के बाद अगर मेरे पास कुछ फोरफीटेड अमाउंट बच गया, कि फॉर एग्जांपल मैंने 60 पर शेयर फोरफीट कर रखे थे, मुझे 20 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ा री इशू के टाइम, 40 रुपीज बच गए अभी भी, तो वो जो लास्ट में बच गए वो होता है आपका प्रॉफिट ऑन री इशू. तो गेन ऑन री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स, मीनिंग बता रहा था, बट आता कहां पे है? कैपिटल रिजर्व्स में. इतनी डिटेल में इसकी कहानी इसलिए बताई, कंपनी अकाउंट्स में भी ये बात यूज होगी. गेन ऑन परचेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस टेक ओवर करा, बिजनेस था 40 लाख का, आपने 35 लाख में ही बिजनेस टेक ओवर कर लिया, तो जो प्रॉफिट हुआ उसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व्स में जाता है. तो रिजर्व्स इन सरप्लस में पहला आइटम कैपिटल रिजर्व. दूसरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट. रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट. आपने कोई लोन ले रखा है, आपने दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स. तो प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपको रिडीम करने हैं, इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल, बट प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड व्हेन अ कंपनी परचेजेस. एक होता है कि आप अपने शेयर्स खुद बाय बैक कर रहे हो, कंपनी ने शेयर्स इशू करे पैसे रेज करने के लिए, अब कंपनी को लगता है कि उनके पास सफिशिएंट फंड्स है, वो अपने शेयर्स खुद बाय बैक कर लेगी ताकि जो ओनरशिप है उनके अपने पास और बढ़ जाए. कह रहे कोई भी ऐसे इक्विटी शेयर्स बाय बैक करने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं, तो उनके लिए पैसा चाहिए. आप वो तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने सफिशिएंट रिजर्व ना क्रिएट कर लिया हो. तो पहले आपको रिजर्व क्रिएट करने पड़ेगा, उसके बाद आप दिखाओगे कि हाँ हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं. Okay, now you can buy back your own shares. Capital redemption reserve is a reserve created when a company purchases its own shares out of free reserves or securities premium reserve. तो securities premium reserve क्या है वो तो भी आ जाएंगे हम, but capital redemption reserve कंपनी ने redemption repayment के लिए शेयर्स लोगों ने खरीदे हुए थे, उनसे वापस बाय बैक कर रहा हूं, तो मैं अब उनको पेमेंट करूंगा, उसके लिए मैंने रिजर्व क्रिएट करा है. Section 69 of Companies Act requires that a sum equal to the face value of shares shall be transferred to capital redemption reserve. The reserve may be used by the company to issue fully paid bonus shares. जो reserve create किया हुआ है, it can be used to issue fully paid bonus shares. Bonus shares होते हैं shares issued free of cost. Bonus shares क्या होते हैं? Shares issued free of cost. Section 55 of Companies Act requires that where preference shares are redeemed out of profits which would otherwise be available for declaration of dividend. कह रहे हैं आप preference shares redeem कर रहे हो, अपने profits को use कर रहे हो, वो profits तो कहीं भी use हो सकते थे, then it is compulsory that a sum equal to the face value of shares must be transferred to
कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दो जगह पे कंपलसरी है आपके लिए, एक जब आपने इक्विटी शेयर्स बायबैक करने हैं और दूसरा जब आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज है, अदरवाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहाँ आता है, अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। बट प्लीज मीनिंग सुनेंगे, आपकी रिटेंशन कहीं ज्यादा होगी। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी अकाउंट्स में भी आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अब ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल समझाऊंगा। एग्जांपल, शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at ₹12 per share. Shares of ₹10 each issued at ₹12 per share. कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 12 रुपए का इशूड एट ₹12 पर शेयर टू द पब्लिक। अब कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू करा। चलो एक चीज आपको समझाता हूं, काम आएगी। ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? यस सर। एक चीज होती है फेस वैल्यू, मैं जानबूझ के एनालिसिस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, बट ये सारी बातें आपको कंपनी अकाउंट्स में बहुत काम आएंगी। एक चीज होती है फेस, और यहां भी काम आएगी। एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है इशू प्राइस, और एक होता है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू ऑल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू। किससे रिलेटेड बातें हो रही है? शेयर से रिलेटेड बातें हो रही है। शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है? ऑल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू। ये होती है, इट इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर। It is the amount, एक सेकंड थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। It is the amount which the company is liable to pay to the shareholders at the time of winding up। कि कल को अगर कंपनी बंद हुई तो कंपनी को कितने पैसे देने पड़ेंगे शेयर होल्डर्स को। शेयर कैपिटल is shown at face value. It is shown at face value in the बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे शेयर कैपिटल आ रही है वो क्या वैल्यू होती है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू इट इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर। तो फिर इशू प्राइस क्या होता है? इट इज द प्राइस एट विच शेयर्स आर issued to the public. It is the price at which shares are issued to the public. अब शेयर था आपका, मैं एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से देखना। Shares may be issued at par or premium. Shares may be issued at par or premium. कह रहे शेयर्स पार या प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं। If a share of ₹10 is issued at
₹10, it is said that shares are being issued at par. It is said that shares are being issued at par. If a share of ₹10 each is issued at ₹12 per share, shares are said to be issued at a premium of ₹2 per share. तो 10 रुपए का शेयर अगर हमने 12 रुपए में इशू करा तो 2 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए का प्रीमियम है। अब इतनी कहानी सुनी ली तो ये भी सुनो कि सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स the company or the companies to issue shares at a discount. Shares cannot be issued at a discount. तभी मैंने लिखा था ना कि shares may be issued at par और premium. Shares discount पे issue नहीं हो सकते. However, shares can be reissued at a discount. रीइश्यू तो कहानी ही अलग हो गई ना, वो तो फोरफिटेड शेयर्स की बात है। तो फोरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट। पॉइंट एक होती है फेस वैल्यू, एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर। जो हम शेयर कैपिटल दिखाते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू पे दिखाते हैं। इशू प्राइस कि जब कंपनी ने एक्चुअली शेयर्स इशू करे तो वो फेस वैल्यू से ज्यादा के इशू कर सकते हैं। कंपनी की गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, वो कह रहे हैं हम एक शेयर 12 रुपए में देंगे, 10 रुपए का शेयर है, कल को कंपनी डूब गई तो हम आपके 10 रुपए वापस करेंगे। लेकिन आप अपनी मर्जी से 12 रुपए का शेयर खरीद रहे हो, 800 रुपए के चल रहे होते हैं, 1000 रुपए का चल रहा होता है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए ही होती है। तो यस, मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम। तो प्रीमियम होता है द इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू। तो अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूं तो प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा? प्रीमियम इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू, इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू। तो इशू प्राइस कंपनी कितने का इशू कर रही है पब्लिक को, फेस वैल्यू उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। और तीसरी टर्म मैंने आपको क्या बताई थी? मार्केट प्राइस। तीसरी टर्म आपको मैंने क्या बताई थी? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? इट इज द प्राइस at which shares are being traded at the stock market or stock exchange. स्टॉक मार्केट में कितने के चल रहे हैं वो शेयर्स, वो तो डेली चेंज होते हैं, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो मार्केट प्राइस वो स्टॉक एक्सचेंज के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी से नहीं हम ट्रेड कर रहे हैं, वो तो बायर्स एंड सेलर्स हैं। तो एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है इशू प्राइस। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो जो भी आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम था, जितना भी, जैसे 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू हुआ तो 2 रुपए का जो प्रीमियम था वो एक सेपरेट अकाउंट में शो करेंगे, उसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जब कंपनी अकाउंट्स करेंगे तो हम सीखेंगे कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बताता है कि वो प्रीमियम का पैसा यूज कहाँ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज अ रिजर्व टू विच अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज विल बी credited. Securities premium reserve is a reserve to which amount received in excess of the face value. तो मैं अगर आपको फेस वैल्यू का मीनिंग नहीं बताता तो हम हवा में बातें कर रहे होते। तो फेस वैल्यू होती है एक्चुअल वर्थ, इशू प्राइस कि हमने कितने का दिया एक्चुअली पब्लिक को, उनका जो डिफरेंस है वो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं।
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहाँ शो करते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। नेक्स्ट आइटम, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये भी आपके कोर्स में है। रिडेम्पशन, डिबेंचर्स, कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स और डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं? आपके एक तरह का लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। तो कंपनीज एक्ट कहती है कि अगर आपको पता है कि 5 साल के बाद आपने इतनी बड़ी पेमेंट करनी है, हैवी अमाउंट्स होते हैं, तो उसके लिए पहले से आप रिजर्व क्रिएट करके चलो, सो दैट सफिशिएंट मनी क्रिएट हो जाए। एकदम से कंपनी से पैसा निकला बिना रिजर्व क्रिएट करे, आपने इतनी बल्क पेमेंट्स करी, तो कंपनी की वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हो सकती है, कंपनी एकदम से बैंकरप्ट हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए तो वो क्या कंपलसरी कर दिया उन्होंने? डीआरआर क्रिएट करना। कौन कहता है? सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट। हमें क्या ये सेक्शन याद करने हैं? यस, कंपनीज एक्ट में आएगा डेफिनेटली। ये वाला सेक्शन 52 याद करना है, सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 याद करना है, बट जब हम कंपनी अकाउंट्स करेंगे तब इनकी रेलेवेंस है। अभी सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आते कहाँ है। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, it is a reserve created by the amount prescribed under section 71 subsection 4 and rule 18 sub rule 7 part b of companies act. Reserve created by a company before redemption of debentures. तो यहाँ पे आपके लिए बस इतनी बात थी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर्स रिडीम करने से पहले कुछ रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। जब तक डिबेंचर्स रिडीम नहीं हो जाते, वो कहाँ पड़ा रहेगा? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। डीआरआर कहाँ शो करते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। नेक्स्ट आइटम, रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू हो रहे हैं, तो उसके लिए कंपनीज रीवैल्यूएशन रिजर्व बना के चल सकती हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच इज क्रेडिटेड बाय द अपवर्ड रिवीजन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते थे, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करते रहते हैं। वैल्यू गिर रही है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करते रहते हैं। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, थियोरेटिकली हमें बस पता होना चाहिए कि रीवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ आता है। डीआरआर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में है, कैपिटल रिजर्व में ये वाला पोर्शन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन री इशू ये हमारे कोर्स में है। तो जो कोर्स में नहीं है उनका बस मीनिंग पता होना चाहिए कि कहाँ आएगा बेसिक। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग थियोरेटिकली यस हमारे कोर्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ईसॉप, ईसॉप क्या होता है? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। आप मेरी कंपनी में जॉब करते हो अमिता शाह, मैंने आपको बोला कि अगर मेरे साथ 5 साल काम करते जाओगे तो मैं आपको कंपनी के ना शेयर्स दूंगा, कंपनी के शेयर्स दूंगा वर्थ ₹50 लाख। अब ध्यान से देखना, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है मेरी कंपनी के शेयर्स, मार्केट में उनकी वैल्यू चल रही है 75 लाख, मैं आपको वही सेम चीज लेट अस अज्यूम 25 लाख में दे दूंगा, बट कंडीशन क्या है कि 5 साल मेरे साथ काम करना पड़ेगा। मार्केट में उनकी वैल्यू 75 लाख है, मैं आपको 25 लाख में दे दूंगा। इतना हेवी डिस्काउंट, तो वो जो इतना हेवी डिस्काउंट है वो मेरी कंपनी, मेरे लिए तो लॉस है, मैं चाहूं तो स्टॉक मार्केट में इशू कर सकता हूं, 75 लाख रुपीस जनरेट होंगे। लेकिन मैं अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए एज एन इंसेंटिव ईसॉप दे रहा हूँ, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आपकी मर्जी है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करो या ना करो, बट मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। बट लेकिन ऑप्शन देने की वजह से अगर आपने आगे जाके ऑप्शन एक्सरसाइज करा और तब उसकी वैल्यू 75 लाख रही मार्केट में और आपको वो 25 लाख में मैंने दिया, तो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में मेरा कोई नुकसान हो रहा है कंपनी का? यस सर। उसको बोलते हैं एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं उसको? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। मेरा कुछ नुकसान हुआ, उसके लिए मुझे पहले से रिजर्व क्रिएट करके चलना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ऑप्शंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एम्प्लॉय की मर्जी है कि वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करे या ना करे। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ रिजर्व टू विच difference between the market value and issue price of shares to employees is credited. मार्केट वैल्यू 75 लाख, मैं आपको दे रहा हूं 25 लाख में,
तो 50 lakhs का मेरा लॉस हो रहा है, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। कह रहे इतना आपको रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, आप ऐसे कैसे लॉस ले रहे हो, तो आप एक रिजर्व क्रिएट करोगे। तो फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर है 75 एंड इट इज इशूड टू द एम्प्लॉइज एट ₹50, तो 25 रुपए का जो कंपनी का एक्सपेंस बेयर कर रही है उतने से वो रिजर्व क्रिएट करेगी। उसको क्या बोलते हैं, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्या पढ़ा हमने, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। चाहते तो हम 1 मिनट में इस चीज को खत्म कर सकते थे कि कैपिटल रिजर्व आता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स लाइक workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, tax reserve, subsidy reserve, and lastly surplus, which is balance in statement of profit and loss. सिर्फ नाम ही नहीं पता होने चाहिए बेटा, उनके बारे में थोड़ा सा मीनिंग अगर पढ़ लोगे तो कोई हर्ज नहीं है, आपके ही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, आगे जाके आपको ही काम आएंगे। यूज करने हैं कंपनी अकाउंट्स में, ऐसा तो नहीं ना कि यूज नहीं करने, तो तब जब हम कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि बात हो क्या रही है, सिर्फ अमाउंट ही कैलकुलेट करते नहीं रह जाएंगे। तो अभी हमने करा सेकंड सब हेड ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस।